So the next topic that we are going to discuss is process failure mode and defect analysis, PFMEA procedure। ठीक है, तो किस तरीके से आप इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें। देखिए, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग ब्लॉग्स में, अलग अलग जगहों पर ये इसके बारे में काफ़ी सारे स्टेप दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ब्लॉग था ये ASQ पर। ठीक है, ASQ इज एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी रिगार्डिंग इनिशिएटिव, और जनरली इसका 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन भी आता है। ठीक है, तो ASQ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक क्वालिटी रिसोर्स, ये जो 4th नंबर का रेफरेंस है। ठीक है, इसकी मुझे प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी प्रोसीजर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस प्रोसेस को एलेबोरेट करते हैं या किसको आप कंसीडर करते हैं। तो अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आप वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ PFMEA। ठीक है, प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ओके, सो the first step is assemble a cross-functional team of people with diverse knowledge about the process, product or service and customer needs। ठीक है, तो अब देखिए, जो पहला पॉइंट ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक क्रॉस फंक्शनल टीम ऑफ पीपल यू नीड टू अप्लाई देयर, है ना। जो प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस अप्लाई करेगी, तो वो क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए। क्रॉस फंक्शनल टीम क्यों होनी चाहिए? ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो देयर आर जो जॉब नेचर है वो 2 टाइप का होता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करते हैं तो आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, फंक्शन में जाएंगे, तो आपकी जो जॉब लगेगी वो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव या कह सकते हैं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव या इसी तरह की मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इस तरीके की प्रोफाइल आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो प्रोफाइल है सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव या इसी तरह की मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इस तरीके की प्रोफाइल आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो प्रोफाइल है फंक्शनल लेवल पर। ठीक है, लेकिन प्रोसेस से जो भी लोग डील करते हैं ना, प्रोसेस को जानने के लिए, समझने के लिए क्रॉस फंक्शनल अप्रोच की जरूरत है। क्रॉस फंक्शनल मींस अक्रॉस द फंक्शंस, मींस कह सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की जरूरत है। तो इसलिए बोला जाता है जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, है ना, अपने एरिया में, वो फर्दर अपने आप को किधर फ्लरिश करते हैं, क्रॉस फंक्शनल लेवल पर। ठीक है, होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर कह सकते हैं एरिया को जानते जानते आप एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो आपको जब आप सेल्स एग्जीक्यूटिव पर ज्वाइन हुए थे, फिर धीरे धीरे आप प्रमोट होते होते CMO बन गए, और CMO के बाद अल्टीमेटली आपको CEO बना दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो फंक्शनल से क्रॉस फंक्शनल की तरफ जा रहा है। तो प्रोसेस भी जो कह सकते हैं ना, प्रोसेस के लिए या प्रोडक्ट और सर्विस को जो आप डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में या जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो हायरार्की होती है, तो बेसिकली जो उनकी थिंकिंग होती है दैट इज क्रॉस फंक्शनल, है ना। तो जो अप्रोच होती है वो क्रॉस फंक्शनल या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। तो यू नीड टू डेवलप अ टीम दैट इज बिल्ट ऑफ क्रॉस फंक्शनल। अच्छा, अब इसमें क्या है कि देखिए, हर एक पर्सन को तो सारी चीजें नहीं आ सकती ना, तो हम क्या करते हैं, हर एक एरिया के एक्सपर्ट को, ठीक है, डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स को, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन लोगों की हम एक टीम बना देते हैं। मार्केटिंग का जो सबसे कह सकते हैं सीनियर बंदा है या एक्सपर्ट है, ठीक है, फाइनेंस का, HR का, IT का, ऑपरेशंस का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उन सभी को मिलाकर के अपनी टीम बना दी कि आप जितने भी रिस्क पैरामीटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, IT पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, HR पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे आप फैक्टर्स कंसीडर करें। ठीक है, तो इसलिए कि कभी कोई पॉइंट छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा रिस्क रह जाए फैक्टर आइडेंटिफाई करना जो कि अनअटेंडेड हो। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप आपको बोला गया है कि असेंबल अ क्रॉस फंक्शनल टीम ऑफ पीपल विद डाइवर्स नॉलेज अबाउट द प्रोसेसेस। ठीक है, ऐसे लोगों की आप एक टीम तैयार करिए जिसको डाइवर्स नॉलेज हो अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस एंड द कस्टमर नीड्स। ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है इसके बारे में भी उन्हें नॉलेज हो। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफन इंक्लूड आर। अब इसमें जो हम प्रोसेस फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस में जो फंक्शन हम इंक्लूड करेंगे, तो दैट इज डिजाइनिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, टेस्टिंग, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, परचेजिंग, सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे फंक्शंस हैं जो कि हम इंक्लूड करेंगे। मींस डिजाइन का एक पर्सन ले लिया या टीम ले ली, या मैन्युफैक्चरिंग के कुछ लोग ले लिए, क्वालिटी के ले लिए, टेस्टिंग के ले लिए, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, परचेजिंग, सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। तो हर एक कह सकते हैं एरिया से आप कुछ कुछ एक्सपर्ट या कुछ कुछ पर्सन लेकर के और एक टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम बनाएंगे, जिससे कि किसी भी एरिया के रिस्क ऐसा ना हो कि अनअटेंडेड रह जाएं। ठीक है, उनको नोटिस ही ना किया जाए।
ठीक है, तो इसलिए आप क्रॉस फंक्शनल टीम बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ FMEA। ठीक है, अब स्कोप क्या होता है, बेसिकली एरिया, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे नई प्रोसेस के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, या कुछ डिजाइन में चेंज कर रहे हैं, या असेंबली लाइन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके का चेंज ऑकर हो रहा है। ठीक है, कोई नई प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, या कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कोई नई सर्विस क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे भी आजकल देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में नई नई सर्विसेज क्रिएट हो रही है ना, ये आप कार्बन क्लैप और बाकी सारे देख रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ, स्कोप क्या है, मींस की एरिया क्या है जहां पर आपको फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस अप्लाई करने की जरूरत है। तो इज इट फॉर कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिस्टम के लिए है, डिजाइन के लिए है, प्रोसेस के लिए है, या सर्विस के लिए। ठीक है, अभी आपने कह सकते हैं कि कुछ मतलब कह सकते हैं अभी जस्ट एक कॉन्सेप्शन स्टेज पे है। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आप कह सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराते हैं, उसकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज और जितना भी कह सकते हैं फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब। ठीक है, तो वो है, या सिस्टम है, या कुछ डिजाइन की बात कर रहे हैं, असेंबली की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, या सर्विस में अप्लाई करना चाहते हैं, कहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, व्हाट इज द की एरिया वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, व्हाट आर द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, बाउंड्रीज क्या होती है, बेसिकली गोल में कन्वर्ट करना है ना, कि क्या क्या है, मतलब किसके बियॉन्ड हम काम नहीं करते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं बेसिकली। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है, टारगेट कस्टमर क्या है बेसिकली, तो वो सब हम बाउंड्रीज क्रिएट कर लें और उसी हम बाउंड्री में रहते हुए अपनी फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस करेंगे। हाउ डिटेल्ड शुड वी बी, ठीक है, कितना डिटेल होने की जरूरत है, कितना डॉक्यूमेंटेड होने की जरूरत है। यूज फ्लो चार्ट टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड मेक श्योर एवरी टीम मेंबर अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। अच्छा, अब इसको क्या है कि प्रॉपर फ्लो चार्ट डेवलप करने की जरूरत है हर एक स्कोप का। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्कोप, एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर फ्लो चार्ट इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इसके अलावा ठीक है, आपको ये भी इंश्योर करना है कि हर एक टीम मेंबर को वो जो फ्लो चार्ट है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, और हर एक मेंबर को जो टीम क्रॉस फंक्शनल टीम आपने डेवलप की है उसको वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको कंसीडर करना है। तो पहला पॉइंट हो गया कि टीम बनाना है, दूसरा पॉइंट हो गया कि एरिया डिसाइड करना है। ठीक है, और एरिया को बाउंड्री में कह सकते हैं फिट करना है कि हमें इस बाउंड्री के अंदर प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस करना है। अब बाउंड्री के अंदर क्यों करते हैं, देखिए कंट्रोलेबल प्रोसेस पर ही आप प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल फैक्टर के लिए आप कह सकते हैं ना कि ओपिनियन बेस्ड हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे कोविड-19 पैंडेमिक है तो अभी कंपनीज काम किस बेसिस पर कर रही हैं, WHO की एडवाइजरी आ गई, चलो उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की एडवाइजरी आ गई, तो ये क्या है कि आप अभी यहाँ पर कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते हैं, बल्कि कह सकते हैं कि जो एडवाइजरी है वही आपके लिए ओपिनियन लेड है, ना कि सिस्टम लेड, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्कोप है वो ओपिनियन लेड है। ठीक है, अब सिस्टम लेड हो मींस हमने बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि हमें इसी के अंदर काम करना है, तो कंट्रोलेबल फैक्टर के लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है तो बेसिकली इसमें एरिया डिफाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज fill in the identifying information at the top of your FMEA form। ठीक है, तो जो भी आइडेंटिफिकेशन आप जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको सबसे ऊपर आप FMEA फॉर्म पर मेंशन करेंगे। द रिमेनिंग स्टेप आस्क फॉर इंफॉर्मेशन दैट विल गो इनटू द कॉलम ऑफ द फॉर्म। अब ये फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है, देखिए पोटेंशियल फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, तो आइटम क्या है, ठीक है, मॉडल ईयर, व्हीकल अगर कुछ है, कोर टीम कौन सी है, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेट, FMEA नंबर। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय, अब देखिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट आपने लिए हैं ना, अब डिजाइन डिपार्टमेंट वो अपना अलग करेगा। ठीक है, अपने अलग रिस्क वगैरह आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरीके से प्रोसेस स्टेप फंक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पोटेंशियल फेल्योर मोड किस किस वजह से डिफेक्ट हो सकता है, पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ फेल्योर किस मतलब कह सकते हैं जो उसका इम्पैक्ट है, ठीक है, रिस्क का वो क्या होगा, पोटेंशियल कॉज क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, करंट प्रोसेस एंड कंट्रोल प्रिवेंशन। ठीक है, जो हमारी करंट प्रोसेस है उसमें कौन कौन से कंट्रोल प्रिवेंशन हमने अप्लाई किए हुए हैं जिससे कि हम जो उसका रिस्क का इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट कर सकें।
करंट प्रोसेस कंट्रोल डिटेक्शन, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि आप अर्ली वार्निंग सिस्टम अप्लाई करते हैं कि जिससे कोई भी रिस्क ऑकर होने से पहले ही आपको पता चल जाए कि वहां पर कोई एरर या डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। रिकमेंडेड एक्शंस, ठीक है, अगर कोई डिफेक्ट या एरर आता है या कोई रिस्क ऑकर करता है तो उस केस में आप किस तरीके से क्या सॉल्यूशन आप अप्लाई करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टारगेट कंप्लीशन डेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया था आपको कि आप अर्ली वार्निंग स्टेज पर किसको आप रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, उसके फर्दर उसका कौन सा सुपरवाइजर है जो उसको सुपरवाइज करेगा, टीपीएम टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अदर टीम्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कोर कमेटी आपने बनाई है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक्शन रिजल्ट, एक्शन टेकन, ठीक है। तो दीज आर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से आप एक पूरी प्रॉपर सीट बनाते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस, कह सकते हैं पोटेंशियल फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस, ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्मेट को आप डेवलप करते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप, मींस फिल द आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ योर एफएमईए फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, टेस्टिंग, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, परचेजिंग, सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। तो ये आप जो है डिसाइड करेंगे। द रिमेनिंग स्टेप आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन दैट विल गो इनटू द कॉलम ऑफ द फॉर्म। और अगला स्टेप क्या है कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, है ना, वो आप उस कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में फिल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब आपने ये फॉर्म बना लिया, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया कि आपने टीम बना ली, दूसरा स्टेप हो गया कि आपने स्कोप डिजाइन कर लिया, और तीसरा स्टेप हो गया कि जिस पर्टिकुलर कह सकते हैं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एफएमईए बनाना है, सिस्टम के रिगार्डिंग, डिजाइन के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के, सर्विस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपने क्या किया, एक इस तरीके से सीट बना ली है पोटेंशियल फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस की, ओके। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ योर स्कोप, है ना। तो जो एरिया आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको आप और बाइफरकेट करेंगे, मींस आप अपने आप से पूछेंगे व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम का क्या पर्पज है, ठीक है, क्यों हमने ये सिस्टम डेवलप किया है, डिजाइन का क्या पर्पज है, प्रोसेस का क्या पर्पज है, या सर्विस का क्या पर्पज है, ठीक है। व्हाट डू आवर कस्टमर एक्सपेक्टेड टू डू, हमारा कस्टमर क्या चाहता है। आप देखिए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन टाइम के साथ साथ, कंपटीशन के साथ साथ, बिजनेस डायनामिक्स के साथ साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। नेम इट विद अ वर्ब followed by a noun, ठीक है। And usually one will break into the scope into separate subsystems, items, parts, assemblies or process steps and identify the functions of each, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, आप फर्दर बाइफरकेट करते जाएंगे स्कोप को, ठीक है, इनटू सेपरेट सबसिस्टम्स, आइटम्स, पार्ट्स, असेंबलीज, मींस जितना आप कह सकते हैं एक्सट्रीम लेवल तक बाइफरकेशन हो सकता है उतना एक्सट्रीम लेवल तक बाइफरकेशन करके, और उसके जो रिस्क हैं और हर एक फंक्शंस को आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ योर स्कोप, जो आपका एरिया है उसके सारे फंक्शंस आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर ईच फंक्शन आइडेंटिफाई ऑल द वेज फेलियर कुड हैपन। अब आपने क्या किया, जो अपना आपका स्कोप था उसको आपने बाइफरकेट करते हुए हर एक कह सकते हैं स्मॉल से स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करते हुए अब आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे, जो कि पांचवा है। वो क्या कहता है कि जितने भी तरीके हो सकते हैं फेलियर के, उन सभी को आइडेंटिफाई करिए हर एक फंक्शन में। फंक्शन किसका ब्रेकअप था, स्कोप का, ठीक है। फर्दर मींस कह सकते हैं एक्सट्रीम बाइफरकेशन था, ठीक है। और उस एक्सट्रीम बाइफरकेशन में कौन कौन से रिस्क ऑकर हो सकते हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से फेलियर ऑकर हो सकता है। दीज आर द पोटेंशियल फेलियर मोड्स, and if necessary go back and rewrite the functions with more detail to be sure that the failure modes show a loss of that function, ठीक है। और अगर जरूरी हो तो फीडबैक भी दीजिए। फीडबैक मींस दोबारा से आप उस सिस्टम पर जाइए और उसको फर्दर बाइफरकेट करिए अगर आपको लगता है तो। इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर आप डेल्फी भी अप्लाई कर सकते हैं जब आप एक क्रॉस फंक्शनल टीम आप यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर ईच फेलियर मोड आइडेंटिफाई ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द सिस्टम। अब आपने फेलियर मोड, है ना, फेलियर मोड क्या होता है कि किस किस तरीके से फेलियर हो सकता है, किस किस तरीके से एरर हो सकता है, किस किस तरीके से डिफेक्ट हो सकता है, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब उस एरर और डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर एक सर्टेन टाइप का डिफेक्ट ऑकर होता है, अगर कस्टमर उसको ध्यान नहीं देता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ऑप्टिमम कर सकते हैं तो फर्दर करेंगे। अब सिक्स सिग्मा में क्या करते हैं, जो कह सकते हैं सबसे ज्यादा क्रूशियल डिफेक्ट होता है उसको आप सबसे पहले कंसीडर करते हैं, उसके रिगार्डिंग प्रोसेस को मैप करते हैं, मीन डिसाइड करते हैं, अपर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करते हैं, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करते हैं। जैसे
मैंने बताया कि लैंडिंग है ना एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन की लैंडिंग में क्रैश लैंडिंग ना हो जाए या रॉन्ग लैंडिंग ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं आप कह सकते हैं 12 सिग्मा तक अप्लाई करते हैं। इतना ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होना चाहिए कि अगर एक भी लैंडिंग प्रॉपर नहीं हुई तो उसमें कई सारे पैसेंजर्स की लाइफ चली जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिफाई ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द सिस्टम्स, रिलेटेड सिस्टम्स, प्रोसेसेस, रिलेटेड प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर और रेगुलेशन। ठीक है, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं हर एक फेल्योर से रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो स्कोप था, एरिया था, उसको फंक्शंस में ब्रेक किया, फंक्शंस के जितने भी फेलियर के कॉजेस हो सकते थे, तरीके हो सकते थे, वो निकाले, और हर एक कॉजेस का कितना लेवल तक इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है पूरे ओवरऑल सिस्टम में, रिलेटेड सिस्टम में, अदर सिस्टम्स में, प्रोसेसेस में, रिलेटेड प्रोसेसेस में, प्रोडक्ट में, सर्विस में, कस्टमर में, रेगुलेशंस में, वो सब कुछ आपको नोट करना है। तो अपने आप में काफी टीडियस प्रोसेस इसलिए बोला गया है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, हर रोज नहीं हो सकता है कि आप FMEA लेकर के बैठ गए, है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि आप इसकी पीरियोडिसिटी डिसाइड करेंगे कि मुझे साल में 2 बार करना है, अगर बहुत क्रूशियल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा डायनेमिज्म हो रहा है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, और अगर कह सकते हैं कि प्रोसेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो आपको फ्रीक्वेंसी भी उसी हिसाब से 6 साल 5 साल, है ना, या 4 साल या 2 साल, जो भी आपको डिसाइड करना है वो आप करिए अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, और उस हिसाब से उसको परफॉर्म करिए। ठीक है, क्योंकि ये टीडीएस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज दीज आर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द फेल्योर। आस्क व्हाट डज द कस्टमर एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ दिस फेल्योर एंड व्हाट हैपेंड व्हेन द फेल्योर ऑकर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप कस्टमर एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए देखेंगे कि ये जो फेलियर ऑकर हो रहा है, ठीक है, तो कस्टमर के एक्सपीरियंस को ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है, और अगर ये फेलियर ऑकर होता है तो क्या होगा। ठीक है, मींस कस्टमर को कितना इम्पैक्ट देगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर, अब देखिए कस्टमर की रिलायबिलिटी आज के टाइम में कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता है कि कस्टमर जो है कस्टमर लॉयल्टी को वो इंश्योर कर सकता है। ठीक है, लॉयल आप कस्टमर को तभी बना सकते हैं जब आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन अल्टीमेट दें, है ना, मार्केट में बेस्ट दें, तभी आप जो है कह सकते हैं कस्टमर से लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी भी कंपटीटर का कोई भी प्रोडक्ट उससे अच्छा लगा तो वो तुरंत उस पर स्विच कर जाएगा। ठीक है, तो यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू दैट व्हाट डज द कस्टमर एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ दिस फेल्योर एंड व्हाट हैपेंड व्हेन दिस फेल्योर ऑकर्स। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, मींस आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे हर एक फेल्योर मोड के। ओके, नेक्स्ट इज द डिटरमाइन हाउ सीरियस ईच एफर्ट इज, है ना, जो आपके हर एक एफर्ट है वो कितने सीरियस है। दिस इज सीवियरिटी रेटिंग, है ना, कितने सीवियर हैं। और एस, या इसको एस भी बोलते हैं, ये ऊपर जो रेटिंग दी गई है ना, ये देखिए SEV, ये मैंने स्किप कर दिया था। SEV क्लास क्या है, OCC, DET, RPN, तो अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 7th स्टेप क्या है, डिटरमाइन हाउ सीरियस ईच इफर्ट इज, जो हर एक इफेक्ट है, ठीक है, वो कितना सीरियस है, मींस उसकी सीवियरिटी रेटिंग देंगे। तो सीवियरिटी रेटिंग बेसिकली किस में देंगे, 1 to 10 स्केल आपने बना दिया। 1 अगर इनसिग्निफिकेंट है, 10 मींस कैटास्ट्रोफिक है, मींस अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की जरूरत है, सबसे ज्यादा सीवियर है, तो आप उसको 10 रेटिंग देंगे। इफ द फेलियर मोड हैज मोर देन 1 इफेक्ट, राइट ऑन द FMEA टेबल ओनली द हाईएस्ट सीवियरिटी रेटिंग फॉर द फेलियर मोड, है ना। तो अगर मोर देन 1 इफेक्ट है, एक से ज्यादा इफेक्ट है, तो भी आप क्या करेंगे, हाईएस्ट सीवियरिटी रेटिंग में देंगे। अदरवाइज जो आपकी ये टेबल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए किसी प्रोसेस को या किसी रिस्क को ऑकर करने वाले मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कस्टमर की डिमांड है तो वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है ना, लेकिन जब आप उसका कर्व बनाते हैं, डिमांड कर्व, है ना, तो किस पर बनाते हैं, सिर्फ प्राइस के बेसिस पर बनाते हैं, तो सिर्फ आपने एक फैक्टर कंसीडर किया है, प्राइस। ठीक है, तो प्राइस आपके लिए सबसे ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको सीवियरिटी रेटिंग में ज्यादा हाई रैंकिंग दे देंगे। ठीक है, सारे फैक्टर कंसीडर करने के मुकाबले, क्योंकि ये अपने आप में काफी ज्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा। ठीक है, next is so if the failure mode has more than 1 effect, write the FMEA table only the highest severity rating for that failure mode, and for each failure mode determine all the potential root causes। अब फेलियर मोड तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए किस किस तरीके से फेलियर हो सकता है। अब उसके पोटेंशियल रूट कॉजेज जो आपने, मैंने बताया ना कि कंट्रोलेबल मैन की वजह से हो रहा है, मशीनरी की वजह से हो रहा है, मटेरियल की वजह से हो रहा है, या प्रोसेस की वजह से हो रहा है, मेथड की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वो सब आप जो है आइडेंटिफाई करके जो रूट कॉजेज हैं वो भी लिखेंगे। एंड यूज द टूल क्लासिफाइड एज कॉज एनालिसिस टूल एज वेल एज द बेस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द टीम।
ठीक है। तो इसीलिए आप जो क्रॉस फंक्शनल टीम अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पर कॉजल एनालिसिस के जो टूल हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है ना, जो इशिकावा डायग्राम है, वो आप यूज कर सकते हैं जब आप कह सकते हैं डेल्फी अप्लाई करें। ठीक है, तो जिससे कि जो बेस्ट कॉज है वो आप आइडेंटिफाई कर पाए। लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉजेज फॉर ईच फेल्योर मोड ऑन द FMEA फॉर्म। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरर के ऑकर करने के लिए या किसी पर्टिकुलर फेलियर के ऑकर करने के लिए, वो सारे आपके FMEA फॉर्म में होंगे। ठीक है, लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉजेज ऑफ द ईच फेलियर एंड मोड इफेक्ट, ईच फेलियर मोड ऑन FMEA फॉर्म एंड फॉर ईच कॉज डिटरमाइन द ऑकरेंस रेटिंग। अब वो जो कॉज ऑकर कर रहा है वो किस लेवल पर ऑकर कर रहा है, मींस ओ भी डिसाइड करना है। अब देखिए ये आ गया आपका, ठीक है, ये है ना OCC। ठीक है, तो ऑकरेंस किस लेवल पे है, सीवियरिटी है तो SCV, और OCC ऑकरेंस किस लेवल पे है ना, सीवियरिटी है। तो अगर एस है, एक्सट्रीम लेवल पर है तो 10 दिया है आपने, है ना, और अगर कम सीवियर है तो फिर आप उसी हिसाब से 0 की तरफ मूव करते जाएंगे या 1 की तरफ मूव करते जाएंगे। 1 to 10 आपने रेटिंग किया। इसी तरह से OCC, तो OCC यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए फॉर ईच कॉज है ना, तो दैट डिटरमाइन द ऑकरेंस रेटिंग। ऑकरेंस रेटिंग में आप ओ से इसको डोनेट कर सकते हैं। एंड दिस रेटिंग एस्टिमेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑकरिंग फॉर दैट रीजन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर स्कोप। पूरा जो स्कोप का है ना, जो एरिया, जैसे आपने जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है, मान लीजिए 1 साल में आपको ये PFM ये करना है, तो 1 साल के अंदर जो आपका एरिया है उसमें जो फेलियर ऑकर हो रहा है उसका ऑकर करने का कितना कह सकते हैं रेट है ना। अगर बहुत फ्रीक्वेंटली ऑकर करता है तो 10 देंगे। ठीक है, और अगर अनलाइकली है ना, एक्सट्रीमली अनलाइकली, रेयरली ही ऑकर करता है, तो आप उसको 1 देंगे। तो ये लिखा हुआ, ऑकरेंस इज यूजुअली रेटेड ऑन द स्केल फ्रॉम 1 to 10 where 1 is extremely unlikely and 10 is inevitable. तो on the FMEA table list the occurrence rating for each cause. ओके, तो हर एक कॉज के लिए जो आपने कॉज आइडेंटिफाई किए थे ना फेलियर के, ठीक है, तो मल्टीपल कॉजेज आर देयर, और उन कॉजेज में से आप क्या करेंगे, प्रॉपर रेटिंग देते चले जाएंगे। ठीक है, कि हर एक कॉज के लिए जो ऑकरेंस का रेटिंग है, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी जो ऑकर कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप 1 to 10 रेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर ईच कॉज आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, तो हर एक कॉज के लिए आप क्या करेंगे, करेक्ट प्रोसेस कंट्रोल को अप्लाई करेंगे। प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, आपको अभी मैंने बताया था। प्रोसेस कंट्रोल में जो कॉजेज आपको लगता है कि डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहे हैं, कस्टमर को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर देखिए सारे अगर कॉजेज कंसीडर करने लगा तो हो गया, और आप भी सारे कॉजेज कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी कह सकते हैं सीवियरिटी रेटिंग बहुत ज्यादा है और जिनका ऑकरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आप पेरेटो लगा सकते हैं चाहें तो। ठीक है, तो पेरेटो लगाइए, उसमें से 80% मतलब 20% वो कॉजेज आइडेंटिफाई करिए जिसकी वजह से 80% इफेक्ट ऑकर कर रहे हैं। और पेरेटो लगाने के बाद आप चाहें तो ये प्रोसेस, करंट प्रोसेस कंट्रोल चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, पेरेटो निकाल करके आपने वो कॉजेज आइडेंटिफाई कर लिया। अब उन जो कॉजेज हैं उनको मैप करने के लिए आप क्या करेंगे, मीन डिसाइड करेंगे प्रोसेस का, सब, और अपर कंट्रोलेबल लिमिट, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट, और उसके बीच में उसका जो ऑकरेंस है उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो मींस आइडेंटिफाई द करंट प्रोसेस कंट्रोल, उसको आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो देयर आर द टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं, टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, अलग अलग कंपनी द्वारा अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोसीजर फॉर और मैकेनिज्म that you know how in place or keep failure from reaching the customer। ठीक है, तो बेसिकली आप वो मैकेनिज्म, वो टेस्ट, वो प्रोसीजर, वो टूल आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे कि वो फेल्योर है ना जो कस्टमर तक पहुंच रहा है उसको आप ऑकर ना होने दें। दीज कंट्रोल माइट प्रिवेंट द कॉज फ्रॉम हैपनिंग। तो ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म आप अप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, कॉज को होने ही नहीं देगा या उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस द लाइकलीहुड and that it will happen or detect failure after the cause has already happened but before the customer is affected। ठीक है, तो कॉज अगर हो चुका है तो उसके बाद तुरंत आपको बता देगा, लेकिन कस्टमर को अफेक्ट होने से पहले तो आप सही टाइम रहते उस जो रिस्क है उसको आप मिटिगेट कर पाएंगे, और कस्टमर को जो आप डिलीवरी देंगे दैट वुड बी द परफेक्ट वन। ओके, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर ईच कॉज आइडेंटिफाई द करंट प्रोसेस कंट्रोल। अब इसमें आपको मैंने बताया कि आप जितनी भी कॉजेज हैं जो आपने सीवियरिटी और ऑकरेंस के बेसिस पर रेट किए थे, उनको आप क्या करिए, सबसे पहले पेरेटो अप्लाई करिए, और पेरेटो अप्लाई करने के बाद अगर आप कंट्रोल चार्ट अप्लाई करते हैं तो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू।
ठीक है, कि आप सबसे पहले वो 20% कॉजेज आइडेंटिफाई करके उनको अगर कंट्रोल कर ले जाते हैं तो 80% एरर वैसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यो जो कस्टमर आपका जो अफेक्ट होने वाला था वो प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी बाय यूजिंग दिस स्टेप नंबर 10। नेक्स्ट इज फॉर ईच कंट्रोल डिटरमाइन द डिटेक्शन रेटिंग और डी। ठीक है, तो हर एक कंट्रोल जो मैंने बताया कि मीन डिसाइड करते हैं, अपर कंट्रोलेबल लिमिट, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट, तो इसके लिए डिटेक्शन रेटिंग और डी डिसाइड करें। ठीक है, तो दिस रेटिंग एस्टिमेट हाउ वेल द कंट्रोल कैन डिटेक्ट ईदर द कॉज और इट्स फेल्योर मोड आफ्टर दे हैव हैपेंड बट बिफोर द कस्टमर इज अफेक्टेड। ठीक है, कि मींस कॉज ऑकर हो गया है जिसकी वजह से फेल्योर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिस्क को देखिए आप मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, जैसे ही आपको पता चला कि रिस्क ऑकर होने वाला है, आपने जो भी काउंटर मेजर स्ट्रेटेजी थी वो अप्लाई कर दी, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर के अफेक्ट होने से पहले ही आपने उस रिस्क को मिटिगेट कर दिया। ठीक है, तो डिटेक्शन इज यूजुअली रेटेड ऑन द स्केल, तो वो जो अर्ली डिटेक्शन है ना, तो उसको आप रेट कर लीजिए कि क्या वो डिटेक्टेबल है। ठीक है, मैंने बताया ना कि जो आपके प्रोसेसेस हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल मींस अनकंट्रोलेबल कॉजेज और दूसरा होता है कंट्रोलेबल या असाइनेबल कॉजेज। ठीक है, तो डिटेक्शन इज यूजुअली रेटेड ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कि अर्ली डिटेक्शन क्या पॉसिबल है। मींस 1 मींस द कंट्रोल इज एब्सोल्युटली सर्टेन, है ना, जो कंट्रोल है वो है ना, और टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम, एंड 10 मींस कंट्रोल एब्सोल्युटली अनसर्टेन होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड 10 मींस कंट्रोल इज सर्टेन। ओके, एक मिनट। 1 means the control is absolutely certain to detect the problem, and 10 means the control is certain not to detect the problem. Means 10 means high uncertainty is there, means uncontrollable cause, means कह सकते हैं natural cause is there। ठीक है, जैसे पेंडेमिक है वो क्या है, नेचुरल कॉज की कैटेगरी में आता है, अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, और आप फ्लड है, अर्थक्वेक है और फायर है, तो ये सारे क्या है, अनकंट्रोलेबल है, लेकिन इनकी काउंटर मेजर्स की, इससे हम किस तरीके से बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, वो सब हम बना करके रखते हैं, कितना बिजनेस को इम्पैक्ट होगा वो सब हम करते हैं। तो इसी तरीके से डिटेक्शन रेटिंग है ना, कि 1 मींस, अब ये आपके ऊपर है, देखिए स्केल अब इन्होंने दिया है कि 1 मींस कंट्रोल इज एब्सोल्युटली सर्टेन टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम, तो आप 1 ले सकते हैं 1 to 10 के बेस में, लेकिन जो भी स्केल होगा वो आप नीचे मेंशन करेंगे जो आप अपना ये चार्ट बनाएंगे ना। ठीक है, डीईटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसको मेंशन करेंगे नीचे स्केल लिख करके कि ओसीसी में जो हम कह रहे हैं ऑकरेंस की 10 का क्या मीन्स है, 1 का क्या मीन्स है, सीवीआरटी में कह सकते हैं 10 का क्या मीनिंग है और 1 का क्या मीनिंग है। इसी तरह से ये जो आपका है डिटेक्शन रेटिंग में डी का क्या मीनिंग, डी में 1 का क्या मीनिंग है और 10 का क्या मीनिंग है। जैसे इन्होंने डिसाइड किया कि 1 means control is absolutely certain to detect the problem and 10 means control is certain not to detect the problem, means or the no control exists, means हमारे हाथ में उसमें कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है, means uncontrollable process है। Okay, so on the FMEA table list the detection rating for each cause। Okay, next is optional for most industry, है ना, तो ये जो 12 स्टेप है ये क्या है, ऑप्शनल है मोस्ट इंडस्ट्रीज के लिए। तो आस्क is this failure mode associated with a critical characteristics? Critical characteristics are measurement or indicators that reflect safety or compliance with government regulations and need special control। ठीक है, कुछ स्पेशल कंट्रोल मैकेनिज्म या कुछ कह सकते हैं एक्सपर्ट्स को हायर करने की जरूरत है। ठीक है, या अगर किसी कंसल्टेंसी को वहां पर इन्वॉल्व करने की जरूरत है, वो जो रिस्क है वो हमसे ऑकर नहीं, मतलब कह सकते हैं वो रिस्क हमसे मिटिगेट नहीं होगा, तो उस जगह पर हमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशन करने की जरूरत है, कुछ क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अप्लाई करने की जरूरत है। तो ये जो है ऑप्शनल है फॉर द मोस्ट इंडस्ट्रीज, कह सकते हैं वो जो नॉन कंट्रोलेबल है ना, अनकंट्रोलेबल और नो कंट्रोल एग्जिस्ट है ना। तो इस तरीके की प्रोसेसेस को मैप करने के लिए या इस तरीके की प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज हायर करते हैं या कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हायर करते हैं या कंसल्टेंसीज को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इफ सो अ कॉलम लेबल्ड एज क्लासिफिकेशन रिसीव्ड a yes or no to say so whether special control are needed। ठीक है, अगर कुछ स्पेशल कंट्रोल की जरूरत है तो ये जो आपने टेबल बनाई है ना, यहाँ पर आप यस या नो लिखेंगे, और अगर नहीं है, ठीक है, या आप उसको अप्लाई कर ही नहीं सकते, आपकी इंडस्ट्री में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आप नई प्रोसेस और नई प्रोडक्ट कह सकते हैं टेक्नोलॉजी को भी आप इसमें कंसीडर करते हैं ना,
ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी आई है, वहां उसके एक्सपर्ट ही नहीं है, अवेलेबल है, या कुछ ऐसा कंसल्टेंसी उस फील्ड में अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो आप ऑब्वियसली वहां पर एन लिखेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन रिसीव्स यस और नो टू शो वेदर स्पेशल कंट्रोल्स आर नीडेड। यूजुअली क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैव अ सीवियरिटी ऑफ 9 और 10 एंड ऑकरेंस डिटेक्शन रेटिंग अबव 3। ठीक है, तो ये जनरली नोटिस किया गया है कि जो क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है तो वो सीवियर, हाईली सीवियर होते हैं, मींस 9 और 10, और ऑकरेंस और डिटेक्शन रेटिंग 3 से ज्यादा होगी उनकी, है ना। तो तभी आप उसको जो है क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक की कह सकते हैं कैटेगरी में रखेंगे, और उसके लिए आप स्पेशल प्रोविजन करेंगे। ठीक है, जैसे फायर के लिए आप करते हैं ना कि फायर फाइटिंग, और इवन आप देखते हैं कि आप उसका डेमो भी करके देखते हैं, या मॉक ड्रिल कभी कभी करके देखते हैं। लिफ्ट जैसे सोसाइटीज में होती हैं, तो लिफ्ट को किस तरीके से ऑपरेट करना है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उससे कैसे डील करना है, तो इसके लिए मॉक ड्रिल वगैरह करते हैं। तो ये सब क्या है, ये कह सकते हैं मोस्ट क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको आप कंसीडर कर रहे हैं ना, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को या 12 स्टेप को भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द रिस्क प्रायोरिटी नंबर, आरपीएन, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, विच इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई ओ मल्टीप्लाइड बाई डी। एस इज द सेवियरिटी, ओ इज द ऑकरेंस एंड डी इज द डिटेक्शन, जो अभी मैंने बताया। तो इन तीनों को मिलाकर के आप क्या करेंगे, आरपीएन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज रिस्क प्रायोरिटी नंबर की, जो आप रिस्क कंसीडर कर रहे हैं उसको कितना कह सकते हैं कितना प्रायोरिटी देना है ना। तो जिसका एस मल्टीप्लाइड बाई ओ मल्टीप्लाइड बाई डी जितना ज्यादा होगा, वो आपके लिए रिस्क सबसे पहले आप उसको कंसीडर करेंगे। तो कह सकते हैं कि वो जो आप जो पैरेटो लगा रहे हैं ना, तो इस एसओडी, एस मल्टीप्लाइड बाई ओ मल्टीप्लाइड बाई डी, या आरपीएन नंबर के बेसिस पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका आरपीएन सबसे ज्यादा उसको सबसे पहले कंसीडर करना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट क्रिटिकली आप क्रिटिकलिटी बाई मल्टीप्लाइंग सीवियरिटी बाई ऑकरेंस एस मल्टीप्लाइड बाई ओ। ठीक है, और अगर आप क्रिटिकलिटी और सीवियरिटी को भी आप कंसीडर करना चाहें तो सिंपली इसको कर सकते हैं, क्योंकि डिटेक्शन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है प्रोसेस को, तो दैट डिपेंड्स, मींस ये जो चार्ट है ना, ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन आपकी प्रोसेस कितनी ज्यादा क्रिटिकल है, कितनी ज्यादा क्रूशियल है। तो ये देखिए, सीवियरिटी की जो रेटिंग थी वो आपने यहाँ से पिक करके यहाँ पर डाल दी। ठीक है, ऑकरेंस की जो रेटिंग थी वो यहाँ से पिक करके आपने यहाँ पर मैप कर दी, और जो ये आपका डीईटी था, ठीक है, इसको आपने यहाँ से लेकर के डी डिटेक्शन वो वाली आपने रेटिंग डाल दी, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपने आरपीएन निकाल लिया। आरपीएन क्या है, ये आपका है जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये दिस रिस्क प्रायोरिटी नंबर रिडक्शन, है ना। तो ये रिस्क प्रायोरिटी नंबर आप आइडेंटिफाई करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग एस मल्टीप्लाइड बाई ओ मल्टीप्लाइड बाई डी, या सिंपली आप एस मल्टीप्लाइड बाई ओ से भी काम चला सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर production process, your technology, your product as well as your service. Okay, and the next step is identify the recommended action. आप जब आपने severity decide कर ली, है ना, तो जैसे मैंने बताया कि आप इसको पैरेटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पैरेटो में जिसका आरपीएन सबसे ज्यादा उसको सबसे पहले कंसीडर करेंगे। तो आइडेंटिफाई द रिकमेंडेड एक्शन मींस जो आरपीएन है, डिफरेंट रिस्क प्रायोरिटी नंबर है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा सबसे ज्यादा जो आरपीएन है उसमें हम कौन सा रिकमेंडेड एक्शन, क्या सॉल्यूशन, क्या स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे। तो दिस एक्शन मे बी डिजाइन और द प्रोसेस चेंजेस टू द लोअर सीवियरिटी और द ऑकरेंस एंड दे मे बी एडिशनल कंट्रोल टू इंप्रूव द डिटेक्शन। ऑल्सो नोट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन एंड द टारगेट कंप्लीशन डेट्स। ठीक है, अब जो आपने क्रॉस फंक्शनल टीम डिसाइड की है ना, वो अब रिकमेंडेड एक्शन लेने के लिए या जो सॉल्यूशन आपने इम्प्लीमेंट कह सकते हैं, जो सॉल्यूशन आपने रिकमेंड किया है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किस तरीके की हायरार्की वहां पर काम करेगी, वो सारा कुछ आप इसमें डिसाइड करेंगे। तो आइडेंटिफाई द रिकमेंडेड एक्शन एंड द लास्ट स्टेप इज एज एक्शंस आर कंप्लीटेड नोट रिजल्ट एंड द डेट ऑन द एफएमईए फॉर्म and also note that the new S means severity, O means occurrence and D means detection rating and new RPNs। तो ये आप जो है ये भी जैसे मैंने बताया ना कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है ना, या काइजन या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जब भी चेंज होता है, या बिजनेस डायनामिज्म जब भी कह सकते हैं प्रोसेस या टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, या उसकी लोकेशन में चेंज आ रहा है, कुछ भी चेंज आ रहा है, तो उस केस पर आप क्या करते हैं, दोबारा से प्रोसेस फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो आप उसके रिजल्ट को नोट करेंगे, जिस डेट पर आपने एफएमईए किया है वो नोट करेंगे, उसके कह सकते हैं पीरियोडिसिटी डिसाइड करेंगे, और जैसे ही आपकी सीवियरिटी में, ऑकरेंस में या डिटेक्शन में या किसी भी चीज में इसमें चेंज आता है तो नए आरपीएन के साथ आप दोबारा से काम करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस। ये मुझे स्टेप बेस्ट लगे थे। ठीक है, तो इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो चार्ट है इसको एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार आप थॉरली देखेंगे तो आपको
ये थोड़ा सा कह सकते हैं मेमोराइज हो जाएगा कि जो स्टैंडर्ड प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस होता है उसमें हम कौन कौन से कह सकते हैं स्टेप्स कंसीडर करते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स। इसमें हम सीवीआरटी देखते हैं, सीवीआरटी का क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लास किस केस में देखते हैं कि जैसे एक से ज्यादा सीवीआरटी ऑकर कर रही है, तो एक तो तरीका है कि उसमें सबसे हाईएस्ट वाली सीवीआरटी कंसीडर करके, है ना, कई सारे फैक्टर जैसे मैंने बताया ना कि डिमांड सिर्फ प्राइस पर ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि देयर आर मतलब मच मोर फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, लेकिन सिर्फ हम प्राइस को कंसीडर करते हुए उसका हम चार्ट बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उससे ज्यादा भी हम फैक्टर कंसीडर करें तो आप उसका क्लास भी डिसाइड कर सकते हैं कि सीवीआरटी लेवल जो है उसका हम पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर क्लास भी डिसाइड कर सकते हैं। ऑकरेंस डिसाइड करेंगे, डिटेक्शन डिसाइड करेंगे, आरपीएन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आरपीएन तो बेसिकली क्या होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो नंबर आता है दैट इज नोन एज द आरपीएन। ओके, तो ये सब है बेसिकली जो आपको कंसीडर करना है व्हाइल डीलिंग विद दिस process of FMEA, process failure mode and defect analysis. So do you have any doubt in this process? If you have any doubt or query, you may ask. Is there any doubt or query? नो सर। ओके, ठीक है, नो सर। चलिए ठीक है, थैंक यू।